दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसी अजीबोगरीब ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो असल में एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं, इसका अंदाज़ा लगाना भी हमारे लिए मुश्किल है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। आज हम एक ऐसी खुफिया एजेंसी के बारे में बात करेंगे जो असल में खुफिया है और ये भी माना जाता है कि इसके एग्जिस्टेंस को लगभग 250 साल हो गए, लेकिन आज तक इसके मुतालिक सिर्फ किस्से कहानियाँ ही सुनाए गए हैं। किसी के पास कोई ठोस सबूत नहीं है। और दोस्तों जिस खुफिया एजेंसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसका नाम द ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी है और इसे इल्यूमिनाटी के नाम से भी जाना जाता है। हो सकता है कि आपने ये नाम कभी ना सुना हो, मगर जिन्होंने ये नाम सुना है उनके जहन में बहुत से सवालात जन्म लेते हैं, जैसे कि एंटीक्रिस्ट, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, कॉन्स्पिरेसीज और दज्जाल। आज की इस वीडियो में हम दुनिया की सबसे पुरानी इस एजेंसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये एजेंसी किसी मुल्क ने ही पूरी दुनिया को अपने काबू में किए हुए हैं। इसके अलावा बहुत से बड़े बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटीज के नाम इस एजेंसी से जोड़े जाते हैं, जैसे कि बिल गेट्स, मार्क ज़करबर्ग, रिहाना, टेलर स्विफ्ट और इन जैसे बहुत से मशहूर नाम इस एजेंसी से जुड़े गए हैं। बल्कि वर्ल्ड बैंक और IMF का नाम भी इस एजेंसी से जोड़ा गया है। वो लोग जो किसी न किसी तरीके से इस एजेंसी से जुड़े हुए हैं, अगर वो अपनी पहचान जाहिर कर दें तो उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। बल्कि ये भी माना जाता है कि दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसके बारे में कोई ठोस सबूत ना मिले तो उसे भी इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़ा जाता है। जैसे पहले कोरोना वायरस का पूरा कसूरवार चाइना को ठहराया गया और तरह तरह की थ्योरीज और कॉन्स्पिरेसीज बयान की गई। कुछ ने ये कहा कि कोरोना वायरस बैट्स की वजह से हम इंसानों के अंदर दाखिल हुए और कुछ ने तो ये कहा कि वायरस प्रॉपर लैब में बनाया गया है। शायद कोई सबूत ना मिला तो इसका इल्ज़ाम भी इसी एजेंसी पे लगाया गया। असल में इसके पीछे भी एक मज़ेदार कहानी है और वो ये कि जब वुहान में कोरोना वायरस का पहला केस सामने आया तो उसके सिर्फ 4 या 5 दिन के बाद दैट पॉपी, जो कि एक अमेरिकन सिंगर है, उन्होंने अपना एक गाना डोंट गो आउटसाइड के नाम से रिलीज़ किया। अब इस पे कॉन्स्पिरेसीज ये बनती हैं कि कोरोना वायरस के पहले केस के सिर्फ 4 या 5 दिनों के अंदर ही दैट पॉपी ने प्रेडिक्शन कैसे कर दी कि इतना ख़तरनाक हो सकता है और वर्ल्ड वाइड लॉकडाउन की प्रेडिक्शन कैसे कर ली। दोस्तों इसी तरह माइकल जैक्सन की मर्डर मिस्ट्री में भी इल्यूमिनाटी का हाथ बताया जाता है और ये भी कहा जाता है कि माइकल जैक्सन भी इल्यूमिनाटी के एक एक्स मेंबर थे। साथ ही साथ 18वीं सदी की फ्रेंच रेवोल्यूशन, 20वीं सदी में वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 और 21वीं सदी में 9/11 के वाक़यात को भी इसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़ा जाता है। ये ऑर्गेनाइजेशन जितनी खुफिया है उतनी ही बदनाम। लोगों का ये भी कहना है कि ये अपनी शैतानी ताकत से पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हैं। अब आपको CIA के आर्काइव्स में 1991 में पब्लिश की गई एक बुक द ब्लड लाइन ऑफ इल्यूमिनाटी मिलेगी और उसके पहले ही सफ़ों में ये भी लिखा गया है कि जो लोग इल्यूमिनाटी से ताल्लुक़ रखते हैं सभी सैटन एलीट हैं। जहां बहुत से लोग ये कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन अब काम नहीं कर रही, वहीं यूरोप के बहुत से ममालिक में ये भी माना जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन अभी भी फंक्शनल है। तो दोस्तों अभी तक ये सुनकर आपके दिमाग में बहुत से सवालात आ गए होंगे कि आखिर इल्यूमिनाटी है क्या, कौन कौन लोग इसको चला रहे हैं और इसके पीछे क्या मकसद है, इसको बनाया क्यों गया और कौन इसके ज़रिए दुनिया को काबू करने की कोशिश कर रहा है। आज हम इल्यूमिनाटी की हिस्ट्री से लेकर अभी तक की मिस्ट्री से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। इल्यूमिनाटी का लफ्ज़ लैटिन लैंग्वेज के एक वर्ड इल्यूमिनेटस से ओरिजिन किया गया है, जिसका मतलब एनलाइटेंड है और इसके नाम का मतलब खुद को नॉलेज से एम्पावर करना है। अब अगर हम इसके सिंबल की बात करें तो इसकी भी एक अलग ही कहानी है और ज़्यादातर यही माना जाता है कि सिंबल द आई ऑफ प्रोविडेंस या फिर ऑल नोइंग आई को रिप्रेजेंट करता है, मगर असल में ये आई सिंबल फ्रीमेसनरी सोसाइटी से काफ़ी मिलता जुलता है और वो एजेंसी इल्यूमिनाटी से भी पहले वजूद में आई थी, जिससे मतलब ये बताया जाता है कि ये आँख आपको हर वक्त देख रही है। अगर आप फ्रीमेसनरी सोसाइटी के बारे में भी डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताइएगा। कुछ लोग इल्यूमिनाटी के इस सिंबल को क्रिश्चियनिटी से भी जोड़ते हैं और इसे होली ट्रिनिटी, क्रिश्चियनिटी, डिग्निटी के साथ एसोसिएट करते हैं और यहाँ तक कि ये सिंबल बहुत से क्रिश्चियन कंट्रीज में करेंसीज में भी देखा जा सकता है। खैर अब बात करते हैं इसके ओरिजिन और मिस्ट्री के बारे में। तो इसकी मिस्ट्री को समझाने के लिए चलिए हम थोड़ा पीछे चलते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं जर्मनी के एक इलाके बवारिया की, जहां एक छोटा सा शहर इंगोलस्टेड था, जहां एडम वेशप नामी एक प्रोफेसर था।
جس نے 1776 میں الومناٹی کو بنایا تھا اور اس مسٹیریس ایجنسی کی بنیاد رکھی۔ پروفیسر ایڈم نے اپنی ایج کی ارلی 30s میں ہی اس ایجنسی کی بنیاد رکھی تھی۔ ایڈم چرچ لا کا ایک ایکسپرٹ تھا۔ یہ وہی دور تھا جب کرسچنز میں ہارڈ کور کرسچنز اور مشنریز کا بڑا بول بالا تھا اور ہر جگہ چرچ کی ہی ڈومیننسی، یہاں تک کہ لوگ مذہب کے خلاف بول بھی نہیں سکتے تھے۔ چونکہ ایڈم ایک کرسچن کمیونٹی سے بلانگ کرتا تھا تو وہ اس ریلیجن کو ایک آرگنائزڈ ریلیجن مانتا تھا، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ایڈم لوگوں کو چرچ ڈومیننس سے نکالنا چاہتا تھا، اور اسی دوران اس نے خفیہ طور پر اپنے 4 اسٹوڈنٹس کے ساتھ مل کر نیو ورلڈ آرڈر کی بنیاد رکھی۔ بلکہ پہلے سوسائٹی کا نام دا آرڈر آف پرفیکٹیبلٹیز ہی تھا، جو بعد میں بدل کر نیو ورلڈ آرڈر کے نام سے جانا جانے لگا۔ ویشپ اپنی اس خفیہ ایجنسی کی مدد سے پوری دنیا میں ایک ریولوشن لانا چاہتا تھا۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ اس کو استعمال کر کے پوری دنیا میں ایک ڈومیننس حاصل کر سکے، مگر اس کو اپنے اس ویژن کو پورا کرنے کے لیے اس دنیا میں موجود تمام ریلیجنز کو ختم کرنا تھا۔ وہ ریلیجنز کو ایتھس میں بدل دینا چاہتا تھا۔ ویشپ کے مطابق اگر اس کا ماڈل کامیاب ہو جاتا ہے تو دنیا کو کسی سیولائزڈ گورنمنٹ کے بجائے الومناٹی کے تھرو رول کیا جائے گا، اور یہی اس کے نیو ورلڈ آرڈر کا بلو پرنٹ بھی مانا جاتا ہے۔ اب یہ سب کچھ صرف 5 لوگوں کی مدد سے تو ممکن نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی طرح ایڈم نے دنیا کے سبھی پڑھے لکھے، امیر ترین اور انفلوئنشل لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنا شروع کیا، اور بہت ہی کم عرصے میں ایجنسی 2500 سے 3000 لوگوں پر مشتمل ہو گئی۔ الومناٹی کے اس نیٹ ورک کو بڑھتا دیکھ کر بہت سی گورنمنٹس نے اس سے بچنے کے لیے اقدامات شروع کر دیے۔ ڈیوک آف بواریا کے چارلس تھیوڈر نے ایک لا پاس کروایا جس کے تحت الومناٹی اور ایسی تمام خفیہ سوسائٹیز کو بین کر دیا گیا، اور اس کے بعد بہت سے الومناٹی سے جڑے لوگوں کو حراست میں لے لیا گیا، مگر بہت کم اور پاورفل لوگ اس سوسائٹی میں خفیہ طریقے سے رہے اور اس کو رن کرنے لگے۔ اب سن 1800 میں جب ایڈم بھی مر چکا تھا، الومناٹی کی دیکھ بھال دوسرے ممبرز کے درمیان آ گئی تھی، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر اس سوسائٹی کو سیکریسی میں آپریٹ کرنا شروع کیا، اور یہ وہی دور تھا جب انہوں نے الومناٹی کو استعمال کر کے شیطان کی پرستش شروع کر دی، اور انہیں سیٹن ورشپرز بھی کہا جانے لگا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ بہت سے فلمز اور بکس میں الومناٹی کا ذکر کیا گیا، اور بہت سے واقعات کو دیکھنے کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ الومناٹی ابھی تک آپریشنل ہے۔